नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। ये आपका एनसीईआरटी का लेक्चर ये कौन सा है? ये आपका है तीसरा लेक्चर है। किसका है? इकोनॉमिक का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ बैलेंस लगेगा नहीं। तो अगर आपकी इच्छा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है और इससे दिखता है कि हाँ, इस चैनल पर जनता है थोड़ी बहुत, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट में सुझाव जरूर देना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, शुरू करते हैं। भारत में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई आज से प्रमुख संबंधित आंकड़ों का भी प्रकाशन यही करते हैं। ठीक, कौन करता है? आरबीआई और एनएसओ। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? ठीक है, तो किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या कहलाता है? निश्चित आय का ये परिचायक होता है। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का परिचायक माना जाता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय यानी कि जो रियल इनकम है उसमें वृद्धि होती है, तो उसको वास्तविक आय के श्रेणी में रखा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जबकि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीवन की गुणवत्ता यानी उसमें सुधार आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो उसको प्रदर्शित करता है आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है? ठीक है, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ लेंगे और इसमें वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा अगर आप चाहें कि ऑप्शन में पढ़ूँ तो आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर वैसे क्या है? न्यायिक प्रणाली में सुधार। ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन की आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार इसका भाग नहीं है, सेकेंड जनरेशन का। जुडिशली सिस्टम में हुए सुधारों को छोड़कर शेष सभी विकल्प में द्वारा चिन्हित आर्थिक सुधारों को दूसरी पीढ़ी के भाग के हैं। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में कौन कौन सुधार हुआ है? तेल के क्षेत्र में सुधार हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हुआ है और शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में भी सुधार किया गया है। ठीक है, सुधारों के उद्देश्य में समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वर्तमान समय में भारत में तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आप लोग जानते ही हैं, दिवालिया कानून विजय माल्या, ठीक है, मुद्रा और बैंकिंग का गठन आदि इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किससे? तो ये मुद्रास्फीति के साथ होता है। किसके होता है? आर्थिक विकास मुद्रास्फीति के साथ होता है। आर्थिक विकास के साथ साथ जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तब लोगों को क्रय शक्ति में भी वृद्धि होती है। जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है, और वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। जब आपकी आय बढ़ेगी, आप चीज़ों को खरीदेंगे तो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इस कारण से आर्थिक विकास को सामान्यतः मुद्रास्फीति के साथ युग्मित किया जाता है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीद ली, मान लीजिए जूते खरीदे, ठीक है, आपके पैसे बढ़ेंगे तो आप उसको खरीदेंगे, कई सारे खरीदेंगे। आप कई सारे लोग होंगे, वो सब खरीदेंगे तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। सेलर लोग चाहेंगे ना कि अधिक से अधिक मुनाफा कमा जाए, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। और स्फीति की विपरीत कार्य करता है, जिसमें वस्तुओं की कीमत एवं मांग में एक समान रहता है और सतत गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक है, ये अपस्फीति और स्फीति ये अलग अलग दोनों हैं। ठीक है, ये मुद्रास्फीति तो यहाँ तक ही था आपका। एनीवे, भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है आप लोग हर साल देखते होंगे, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके? वित्त मंत्रालय।
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष का विकास प्रवृत्ति, योजनाओं एवं उनके संभावित परिणाम और के साथ विवरण, अर्थव्यवस्था में पूर्वानुमानों एवं नीतिगत स्तर को चुनौती संबंधित विस्तृत सूचनाएं इसमें रहती हैं। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उसमें देश में पूंजी निर्माण होता है तो, ठीक है, पूंजी निर्माण होता है तो उसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व माना है। आर्थिक समृद्धि से अपर्याय एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय से वृद्धि से है। प्रिय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ समृद्धि भी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से साधारणतः शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसमें आपका विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को इसमें शामिल नहीं करते हैं। आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट व प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कैपिटल जीएनपी में वृद्धि के ध्यान रखा जाता है और विश्व बैंक अथवा किसी बाहरी या आंतरिक एजेंसी के द्वारा लिए गए ऋण या पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त धन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो ये आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। बाकी आपका ये सब है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति की निम्न आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर। भारत में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है ये, ठीक है। और प्रश्न में विकल्पों में डी भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है। बाकी शेष 3 विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के लाक्षणिक गुण हैं जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक कौन सा होता है? तो वो आपका पीसीआई होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। साधारण कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय होती है और प्रति व्यक्ति आय के लोग क्रय शक्ति दर्शाती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त मानक के रूप में माना जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता आप स्वास्थ्य लेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य लेंगे, डी आपका ऑप्शन है। यहाँ पे आपने देखा आपको एक ही ऑप्शन जीवन की गुणवत्ता से स्वास्थ्य लिखा और आपका यहाँ डी का 3 है और डी में 3 किसी में नहीं है, तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाता है। बाकी और देख लेते हैं नीचे। आर्थिक विकास आपका संरचनात्मक परिवर्तन से होता है। आर्थिक समृद्धि होता है सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास ये आपका पर्यावरण से होता है और जीवन की गुणवत्ता ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे आपको अगर एक ही पता है मान लीजिए, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है, वैसे सब पता तो सब है लेकिन आपको एक ही पता हो तो फिर भी आप ऐसे ऑप्शन में देख लेंगे कि अब तो आपको आंसर मिल ही जाए। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा की जाती है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी और प्रतिवर्ष प्रकाशन की जाने वाली यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग प्रदान करते हैं इसमें। और इस सूचकांक में निर्माण में 2 अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के और अमर्त्य सेन ये भारत में करते हैं। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये आपका सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन को पर्यावरण से प्रबंध करना होता है। पोषणीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखना और पारिस्थितिक क्रियाओं को भी बनाए रखना इसमें शामिल होता है। किसी जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल के भाग में रूप में
समझा जाएगा। तो ये आपका समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को सामाजिक पूंजी के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक पूंजी से तात्पर्य किसी समाज में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी विश्वास, साझा मूल्य, साझी पहचान, परस्पर सहयोग की भावना से है, ताकि समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सके। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित किससे होता है? तो ये लगभग सभी से होता है। संसाधनों की समुचित प्रयोग से, उत्पादन में वृद्धि से, कुशलता में वृद्धि से। ठीक है। मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य शामिल है, जिन पर लोग अपने जीवन भर निवेश करते हैं। मानव पूंजी यह विनियोग उत्पादकता में वृद्धि के अनुक्रमणानुपाती होता है, जिससे उन्हें समाज में उत्पादक व सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का अनुभव भी करने में मदद मिलती है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु इन्वायरमेंट का न्यूनतम आंकड़ा जोड़ा गया था? तो ये आपका 2011 और 12 में जोड़ा गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के न्यूनतम आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये आपकी समपोषणीय विकास का परिभाषा है। सतत विकास या समपोषणीय विकास से अभिप्राय ऐसी विकास से है जो भावी पीढ़ियों को आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और सतत विकास या समपोषणीय विकास शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर के साथ ये हुआ था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किस आयाम का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है? ठीक है। भौतिक गुणवत्ता सूचकांक गणना के समय किस चीज़ को नहीं लिया जाता है? तो ये लैंगिक विकास को लिया नहीं जाता। ठीक है, लैंगिक विकास को नहीं लिया जाता है, बाकी इन सबको लिया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वांटिटी लाइफ इंडेक्स को वर्ष 1976 में मॉरिस ने प्रस्तुत किया था और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के मापन के लिए 3 आयामों मौलिक साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता था। और इस सूचकांक में विभिन्न देशों की उनकी उपलब्धि के आधार पर 0 से लेकर 100 तक का उनको रैंक प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? ठीक है, तो तकनीकी ज्ञान है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आर्थिक विकास का वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घकालीन वृद्धि होती है, परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, संरचनात्मक परिवर्तन से होती है, जिसमें मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तकनीकी ज्ञान आर्थिक समृद्धि के निर्धारण में गैर आर्थिक कारकों का निर्धारण में आता है। तो आपका यहाँ पर क्लास आपकी खत्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इको का 3rd लेक्चर कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी बेसिस है और आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।